हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहिबुल्ला अंसारी। मैंने सीएससी 2020 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, जो कि मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था, और आईपीएस 2021 बैच में मैंने ज्वाइन किया। मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, दूसरे में इंटरव्यू में फेल हुआ, दूसरे में मैं मेंस में फेल हुआ, तीसरे में मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ, एंड फिर फोर्थ में फिर प्रीलिम्स में फेल हुआ, एंड देन फिफ्थ में मैंने क्वालिफाई किया। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं यूपीएससी के हर स्टेज पे फेल हुआ हूँ और यूपीएससी के हर स्टेज को मैंने पास भी किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बताने के लिए, जो बहुत बेसिक डाउट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे प्रोवाइड किया। कि बच्चे, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, यूपीएससी की जर्नी में पूरा अपना जीवन दे देते हैं, बट देन ऑल्सो कभी कभी आउटपुट नहीं आता। तो बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे रहती हैं, इस चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो इन्होंने बोला कि जिस प्लेटफॉर्म ने मुझसे कहा कि आप जो है सर उस क्वेश्चन को बेसिकली एड्रेस कर दीजिए। तो इस सवाल में जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, और क्या वो स्कूल के 12th के जस्ट बाद है, क्या ये वो कॉलेज के जस्ट बाद है, या कॉलेज के स्टार्टिंग में है, मिड कॉलेज में है, या आफ्टर जॉब है। सी, इसका ना कोई एक जवाब नहीं है कि आप जो है जॉब के पहले शुरू कर दें, कॉलेज के बाद शुरू कर दें, या जॉब के बाद शुरू करें। ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, इसे बहुत सारे कैलकुलेशन चाहिए। एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि जैसे सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम हो, कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, मे बी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप एक जॉब ले लें, पार्ट टाइम जॉब, कॉलेज करें अपना, एंड देन पार्ट टाइम जॉब लें, एंड देन जॉब के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत लोग कॉलेज में भी कुछ कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, वहां फिर सर्वाइव करते हैं। हो सकता है आप कॉलेज भी करें, जॉब भी करें और प्रिपरेशन भी करें, ये पॉसिबल हो सकता है ना हो। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आपका डिपेंड करता है, आप सारे अपने बैकग्राउंड को, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, अपने क्या आप कितना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में, क्योंकि यूपीएससी एक रिस्की जर्नी है। क्या आप उतना रिस्क लेने को तैयार हैं? बहुत लोग चाहते हैं कि अगर एक साल हम जॉब कर लेते हैं, उस एक साल जॉब करने की वजह से आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, जॉब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिससे अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो बाद में आप जॉब कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप यूपीएससी को कितना करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने हद तक चाहते हैं कि भाई ये मेरा होना ही चाहिए। इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि स्कूल के जस्ट बाद जब कॉलेज जाते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, आपको शायद उनके बारे में ना पता हो, बट मोस्ट ऑफ देम वो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुत लोग स्कूल से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बट मेरा मानना है, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, कि स्कूल में प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करें। एटलीस्ट 12 तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने 10th एकदम अच्छे से बोर्ड्स को दें, 12th एकदम अच्छे से दें, और 12th में आप जो है करने के बाद आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। एक कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। सी, हो सकता है आप किसी बहुत, इंडिया में रैंकिंग आती है, जो बहुत ऊपर की रैंकिंग के कॉलेज में एडमिशन लेंगे और बहुत नीचे की रैंकिंग में एडमिशन लेंगे, उसमें एक अंतर पाएंगे। अंतर यह है कि एम्बिशन का अंतर है। जो टॉप कॉलेजेस में होते हैं उनके एम्बिशन ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स ये टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ही बिलोंग करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के बच्चों को एक एम्बिशन है, वहां के एक एलुमनाई स्ट्रक्चर है, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है। तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। लेकिन अब जब आप कॉलेज में चले गए, तब आप प्रिपरेशन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कभी भी कॉलेज के एजुकेशन या कॉलेज स्टडीज को साइडलाइन नहीं करें। यूपीएससी प्रिपरेशन आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, कॉलेज आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। प्लीज कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। बहुत लोग अपने मिसगाइड करेंगे कि आप कॉलेज को इग्नोर कर दें और आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ऐसा ना करें। क्या पता आपका अगर यूपीएससी नहीं होगा तो क्या आप कॉलेज से भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। एटलीस्ट कॉलेज जिस समय पे आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपकी प्राइमरी चीज होनी चाहिए। तो स्कूल में प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें, 11th 12th अच्छे से दें, कॉलेज में जाएं, और कॉलेज में आपके पास 4 साल होता है। 4 साल स्लोली आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और 4th ईयर के एंड में आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी कॉलेज में भी अच्छी बॉन्डिंग भी दोस्तों में बन जाएगी, कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, और 4 साल बहुत सफिशियंट होता है एक अटेम्प्ट देने के लिए। 4 साल आप अच्छे से एक अटेम्प्ट दें, और पहला अटेम्प्ट अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाएं। पहले अटेम्प्ट जो होता है वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है प्रिपरेशन में इनटेक करने के लिए। ठीक है?
और सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है बेस्ट आउटपुट के लिए। देखिए ऑन एन एवरेज तो 4 3 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो पर ऐसा नहीं कि आप 4 अटेम्प्ट लें। आप अगर पहले ईयर से शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो 4 साल बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन बनाने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो कॉलेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी रीजन से आपने कॉलेज में स्टार्ट नहीं किया, तो आप जॉब में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉट एन इश्यू, जॉब में भी बहुत लोग हैं जो कि सर्विस जॉब करने, मुझे लगता है 30-40% लोग वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं हो सकता, ठीक है, पर मैं अपना जरूर बताऊंगा मैं कितने घंटे पढ़ता था। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में 12-13 घंटे पढ़ता था, अगले अटेम्प्ट में वो कम हो गया, 8 9 10 हो गए होंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे फिफ्थ अटेम्प्ट आते आते जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 6 से 7 घंटे ही पढ़ पाता था। जैसे 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 आपकी एज होगी वैसे वैसे आपके कमर में दर्द बढ़ेगा, वैसे वैसे मोटिवेशन भी कम होगा, तो और वही बोरिंग चीजें हो जाती है। लक्ष्मीकांत पहले पढ़ने में मजा आता है, मैंने पहले अटेम्प्ट में 6 बार पढ़ा लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लेकिन फिर वही बाद में आपको मन नहीं करता है, तो आपकी सिटिंग आवर्स स्लो होती जाती हैं टाइम के साथ। इसलिए पहले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा पढ़ें, 12-13 घंटे जितना पढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। मेरे एक दोस्त था, वो 6 वीक तक वो नहाया ही नहीं, उसके वजह से उसको बीमारी हो गई। तो अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और लॉस्ट हो जाएंगे पढ़ाई में, तो हो सकता है आपका सेहत खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपको लॉस ही होगा लॉन्ग रन में। तो ये गलती ना करें। तो मैं पहले अटेम्प्ट में 12 घंटे पढ़ता था, मैं भी चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। उसके बाद आप जो है बस इतना ध्यान रखिए, ये सवाल ही मुझे गलत लगता है कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं। आप सवाल ये होना चाहिए कि कितना देर जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आवर्स कौन से हैं। सोते हैं आप कितने घंटे? 7 आवर्स स्लीप इज गुड इनफ। 6 to 8 आवर्स, मतलब मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। 6 to 8 आवर्स, ना इससे कम सोए ना इससे ज्यादा सोए। मैंने एवरेज निकाल के मैं 7 सवा 7 घंटे सोता था, बीच में मैं खा लंच के बाद 20 मिनट का नैप लेता था। अब आप कहेंगे सर मुझे तो नींद ही सर 20 मिनट में आती है। तो सोने किसने कहा? आप आंख बंद करके मेडिटेट कर लीजिए, आंख बंद करके अपने सांस पे फोकस कीजिए और 20-25 मिनट के बाद अलार्म लगाइए, उठ जाइए 20-25 मिनट बाद। तो ये 7 घंटे आपके सोने, 7 साढ़े 7 घंटे सोने को हो गए। 3 टाइम नाश्ता या खाना खाते हैं आप और शाम को स्नैक्स लेते हैं, उसके लिए आप आधा आधा घंटा निकाल लीजिए। ये हो गए आपके 2 घंटे चले गए। 7 घंटा सोना, 2 घंटा खाना पीना और सुबह में फ्रेश होना, और बाकी चीजों के लिए आप 1 घंटा और रख लीजिए। कुल मिलाकर आप 10 घंटा आपका चला गया इसमें। तब भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। मैं मानता हूं 1 घंटे आप फिर भी किसी चीज के लिए दे देते हैं, तब भी आपके पास 12-13 घंटे बच रहे हैं। इसको कैपिटलाइज करिए। ये सवाल कभी मत पूछिए कितना घंटा पढ़ना है, ये पूछिए कितना घंटा नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो बचा वो सब में पढ़ना है। ठीक है, का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था तब मैं 17-18 साल का था, 16-17 साल का था। तब मेरे 6-6.5 घंटे सोता था। उसके बाद उम्र बढ़ जाती है, सोने का और मन करता है। तब फिर मैं जब कॉलेज गया, कॉलेज के बाद जब मैं प्रिपरेशन में आया, तो मैं 7-7.5 घंटे सोता था। उसके बाकी आवर्स मैं आपको बता दिया मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, और वो सब मैं पढ़ता था। इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं, डे टू डे स्ट्रेटेजी क्या थी, बाकी आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिन में पढ़ता था, बहुत लोग रात को फॉलो करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। बट मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, रात को 12 बजे सोऊंगा, या अगर 1 बजे सोऊंगा तो 8 बजे उठूंगा, 12 बजे सोऊंगा तो 7 बजे उठ जाऊंगा। 1 घंटे मुझे लगते थे फ्रेश होने में, नहाने में, कपड़े धोने में, नाश्ता करने में। 8 बजे मैं लाइब्रेरी होता था। या अगर 1 बजे सोया हूं तो 8 बजे उठूंगा, 9 बजे मैं लाइब्रेरी होता था। 12 बजे सोया हूं, 7 बजे उठूंगा, 8 बजे लाइब्रेरी होता था। 11 बजे सो गया तो 6 बजे उठूंगा, 7 बजे मैं लाइब्रेरी होता था। ये करने के बाद मैं लाइब्रेरी में 3-4 घंटे की सिटिंग करता था। मान लीजिए मैं 8 घंटे पढ़ने बैठा, 11 बजे तक मैंने पढ़ाई करी 3 घंटे। 11 बजे पढ़ने के बाद मैंने मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया या स्टैटिक पढ़ लिया या टेस्ट लगा लिया। कोई एक लॉट में मैं एक ही चीज करता था। ये पहला लॉट है 8 से 11 का। फिर मैं चाय वाय पीऊंगा 11:30 तक। फिर मैं 2 घंटे की सिटिंग करूंगा, इसमें कोई एक चीज कर ली, जैसे टेस्ट दे दिया 1.5 घंटे में, और आधे घंटे 45 मिनट रिवाइज कर लिया। 1:30 बजे मैं या 1:45 बजे खाना खाने गया। 2 बजे से खाना खा के आधे घंटे खाना खाया और 20-25 मिनट नैप लिए, मतलब 1 घंटे ऑलमोस्ट। 2:30 बजे से 3:30 हो गया। फिर 3:30 बजे पढ़ने बैठूंगा। 6-6:30 बजे तक फिर मैं दोबारा एक कोई सी सब्जेक्ट उठाऊंगा, या कोई भी टेस्ट उठाऊंगा, या करंट अफेयर्स उठाऊंगा, या कोई भी एक पार्ट सब्जेक्ट चीज करूंगा। वो करता था। 6:30 बजे उठा, चाय वाय पिया, स्नैक्स लिया। फिर 6:30 से मैं 8:30 या 9 बजे तक पढ़ता था। वो हो गया फिर मतलब 7 बजे से ऑलमोस्ट ये 2-2.5 घंटे की फिर सिटिंग हो गई। और 9 बजे से 10 बजे तक खाना खाया, और फिर 10 बजे से फिर 12 बजे तक पढ़ा या 11:30 तक पढ़ा।
और 1.5 घंटे में फिर कुछ एक और लॉट निकालता था कोई भी एक सब्जेक्ट का, और फिर वो पढ़ के खत्म कर देता था, और फिर अपना 12 बजे में अपना फ्रेश होकर सोने चला जाता था। ये मेरी दिन भर की शेड्यूल है। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया कि इसमें बस मैंने ये फिगर आउट किया किस समय पे मुझे पढ़ाई नहीं करनी, वो मेरा फिक्स था, बाकी समय तो मुझे पढ़ना ही है। तो मैं कोशिश करता था कि वो टाइम जो है वो और कम हो जाए, कभी 5 मिनट कहीं बचा लूं, कभी 10 मिनट। तो इससे मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि 1 मिनट बचा लूं, 2 मिनट बचा लूं, अच्छा लगता था। फिर बाद में यही चीज नहीं हो पाती है। तो पहले अटेम्प्ट में आप बिल्कुल लगे कि पढ़िए, पहला अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकना है। इसका एक बहुत बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आप माइक्रो प्लानिंग करें। पहले एक माइक्रो प्लानिंग करें कि भाई मुझे 2 महीने में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, 1 महीने में सब्जेक्ट खत्म करना है। उसके बाद एक माइक्रो प्लानिंग करें कि भाई इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। ये 2 तो प्लानिंग हो गई। तीसरा ये हो गया आपका थॉट, क्या करना चाहते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप पहला कदम लीजिए। बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन होने का रीजन ये है कि हम ये सोचते हैं हम कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है करना है। आपने सोचा कि ये काम करना है तो आपको बस स्टार्ट कर देना है वो काम। पहला कदम लीजिए, चाहे कैसे भी लीजिए, आप जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने लग जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर फोकस्ड कैसे रहें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। इसका एक सिंपल सवाल का जवाब है डिसिप्लिन। जो मैंने आपको बताया कि इस समय पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है, मोबाइल नहीं लेकर जाना है। अगर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं तो मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊंगा, मैं मोबाइल आपका साइड में रख दूंगा। या फिर किसी, मैं क्या करता था, लाइब्रेरी जाता था, मैं अपने दोस्त के रूम बैग में मोबाइल रख देता था कि भाई तू अपने बैग में मोबाइल रख। अब बार बार मांगने में तो आपको भी शर्म आएगी। एक मेरे दोस्त को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो क्या करता था, वो अपने सिगरेट अपने दोस्त के बैग में रख, दोस्त के पास ही रख दिया था उसने कि तू रख, और मुझे एक टाइम में एक दे दिया करना जब मैं मांगू, क्योंकि डब्बा रखता था तो पूरा पी जाता था। तो वो कभी कभी उससे एक मांग लेता था और ज्यादा मांगने पर उसको डांट देता था उसका दोस्त। दोस्त का इतना हक तो बनता है। तो उस तरीके से उसने सिगरेट पीने की आदत अपनी कम कर ली, मैंने अपने मोबाइल यूज करने की आदत कम कर ली। आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा। मेरा ये तरीका था। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज प्लान किया कि भाई इस पॉइंट पे ये काम करना है तो करना है, उसमें मैक्रो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग जो मैं पहले बता चुका हूं करना है, और मोबाइल अपना दूर रखना है, और बिल्कुल डिसिप्लिन रहे कि इस समय पढ़ने बैठना है तो इस समय पढ़ने बैठ गए। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें लोग ये समझने लग जाते हैं कि मैं ही दुखियारा क्यों हूं, मैं ही प्रताड़ित क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है। इस चीज में अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है। ये मानिए कि ये चीज सबको होती है, डिमोटिवेशन सबको होता है, डलनेस सबके लाइफ में आती है। आप सेम चीज आप डेली कर रहे हो, डिमोटिवेशन होना ही है, डिप्रेशन हो सकता है हो जाए आपको, लेकिन इसके लिए हार नहीं मानना है। इसके लिए क्या करना है, मैं डेली लिख के लगाता था मैं यूपीएससी क्यों करना चाहता हूं, वॉल के आगे मैं डेली लिख के लगाता था क्यों करना है। आप समझिए इस चीज को, क्यों करना है। जब आपके अंदर वाई क्लियर होगा ना, वाई आई वांट टू डू दिस, तब आप नहीं डिमोटिवेट होंगे। डिमोटिवेट होंगे, डिप्रेशन आएगा। मैं भी डिप्रेशन में रहा, मैं तो पूरी वीडियो शेयर की है, इस चैनल पे भी शेयर किया और बाकी चैनल पे भी शेयर किया। मैं इसलिए ही शेयर किया हूं ताकि बाकी लोग जिनको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन और डिमोटिवेशन उनको ही आ रहा है, उनको रियलाइज हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। टॉपर्स भी इसके थ्रू जाते हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए वो भी इस जर्नी से गए हैं। तो आप अकेले नहीं है इस जर्नी में। डिमोटिवेशन, डिप्रेशन आपको अकेला नहीं आता, सब लोग इसके थ्रू गुजरते हैं, सब ने फेस किया है। तो आप ये बात समझिए कि मैं अकेला नहीं हूं, सबसे पहला चीज। दूसरा कि आप हमेशा डेली लिख कर लगाइए कि आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू डू दिस एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका ये क्लियर हो गया कि व्हाई यू वांट टू डू दिस एग्जाम, तो ये बहुत आपको मोटिवेट करेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन कंसिस्टेंट नहीं रहता किसी के साथ, कोई भी कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड नहीं रहता, बट डिसिप्लिन कंसिस्टेंट हो सकता है। मुझे हो सकता है 8 बजे पढ़ने जाने का मन नहीं कर रहा है, वो मैं डिमोटिवेटेड हूं, बट डिसिप्लिन ये कहता है कि मुझे पढ़ने जाना है तो मैं पढ़ने जाऊंगा। तो डिमोटिवेशन, डिप्रेशन सबको आप कैंसिल कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन से। इस क्वेश्चन में किसी ने पूछा है कि फेलियर को कैसे हैंडल करें। फेलियर, इस बात को आप समझ लीजिए कि इस एग्जाम का पार्ट एंड पार्सल है। एग्जाम में मैं 4 बार फेल हुआ, फिर 5th बार क्वालिफाई हुआ। ऑन एन एवरेज 3-4 साल लग जाता है लोगों को सिलेक्ट होने में। तो फेलियर से आपको मौके का फायदा उठाना है। जैसे मेरे पास प्री नहीं हुआ तो मैंने मेंस के नोट बना लिए थे, आपदा को अवसर में बदलना है। आपदा को अवसर में बदलिए। फेलियर आया,
आपके पास 1 साल पढ़ने का मौका मिला, आप अच्छे मेंस के नोट्स बनाइए और फिर तैयारी शुरू कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बी अ सक्सेसफुल फेलियर। आप अपने फेलियर का फायदा उठाकर आप अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाइए। आपको फेलियर मौका देता है ये जानने का कि आपका ये तरीका गलत था। तो फेलियर से आप सीखते हैं, फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है। बी अ सक्सेसफुल फेलियर। बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे तो याद ही नहीं होता, सर मैं तो बहुत दुखियारा हो गया हूं, सर मेरे को ही दिक्कत है। मेरे को, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सारे एस्पिरेंट्स की है। मुझे भी दिक्कत आती थी, मुझे भी याद नहीं होता था, पर ठीक है मैंने अपना सॉल्यूशन निकाला। मैं पूरे हाथ पे भर लेता था कि जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक ये मीटर तक मैं इसको याद कर लूंगा। मैं यहां लिख लेता था, यहां लिख लेता था कि जब तक खाना खाने जाऊंगा, हाथ धोऊंगा, उससे पहले मेरे को याद कर लेना है। किसी भी चीज को आप बार बार देखेंगे वो याद हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरी वीकनेस थी कि मुझे याद नहीं होता था, पर मैंने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम बोलने से कुछ होगा नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम आती है आपको, कोई भी प्रॉब्लम यूपीएससी प्रिपरेशन में, आप उसको लिख लीजिए कहीं पर, और लिख के उसका प्रॉब्लम लिखिए और फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है। और मैं तो पर्ची रखता था पॉकेट में याद करने के लिए, कि हमेशा पॉकेट से निकाल के देखते रहता था जो चीज याद नहीं हुई। मैं क्या करता था, रिवीजन का मेरा एक तरीका था, मैं आज किसी भी चीज को पढ़ता था तो आज पढ़ा, फिर उसको नेक्स्ट वीक पढ़ता था, फिर उसको नेक्स्ट वीक, जैसे वेडनेसडे को कोई आज पढ़ा मैंने, अगले वेडनेसडे, फिर उसके अगले वेडनेसडे, फिर उसके अगले वेडनेसडे, जब तक मैं उसको 8 बार नहीं पढ़ लेता था नोट्स को, तब तक मैं उसको नहीं छोड़ता था। एक बार मेरा मानना कि अगर 7-8 बार पढ़ लिया, आपको याद होना ही है। जब मेरे जैसा कमजोर मेमोरी का बंदा याद कर सकता है, फिर आप तो याद कर ही सकते हैं। तो एक्चुअली मेरी मेमोरी वीक थी, बट मैंने फिगर आउट किया सॉल्यूशन कि याद करने के लिए बार बार देखूंगा तो याद हो जाएगा, और वो याद हो गया। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन है सर, कि सर अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मुझे तो मैं तो इसमें फेल नहीं हुआ, अभी तो पास हो गया हूं। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और आपका नॉलेज है, तो आप बर्बाद कभी नहीं होंगे। आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन हु हैज वर्कड हार्ड इन फॉर यूपीएससी एंड फेल टू डू एनीथिंग। ऐसा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेगा। ये मेरा पर्सनल, क्योंकि उसको ना आदत हो जाती है घिसने की, काम करने की। तो यूपीएससी ने, जिस बंदे ने मेहनत की है, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं पे भी, वो बहुत अपना स्टार्टअप किया, अपनी इंस्टीट्यूट ही चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सोसाइटी की मदद, आप सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, आप सोसाइटी की मदद के बहुत ऑप्शंस खुल जाएंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद आपको पता लग जाता है और क्या एवेन्यूज हैं, दिमाग खुल जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यूपीएससी का। यू कैन नेवर बी अ फेलियर इफ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर यूपीएससी। इट इज इवन ग्लोरियस टू फेल यूपीएससी, ट्रस्ट मी। आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत नॉलेज आ जाता है आपको, आपको मल्टीपल एवेन्यूज खुल जाते हैं जहां आप जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हार मत मानिए, लगे रहिए। हो सकता है यूपीएससी में आप फेल हो जाए, लेकिन लाइफ में आप जरूर जीत जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। थैंक यू।